हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डैश आर सोशल इन्वेंशंस फॉर अकम्प्लिशिंग गोल्स थ्रू ग्रुप एफर्ट। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप या फिर बिहेवियर। तो देखिए, सोशल इन्वेंशंस फॉर अकम्प्लिशिंग गोल्स थ्रू ग्रुप एफर्ट्स ये रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, organization. Organization is a structure where a group of people work together to achieve a common goal. तो यहाँ पर जो ये लाइन है ये क्या बता रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज क्रिएटेड बाय पीपल प्लस इट इन्वॉल्व्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी मोर देन वन पीपल आर वर्किंग टुगेदर and they are aiming to achieve the specific or the common goal of the organization. Next question है, whose concept states that interpersonal and human relations may lead to productivity. Options हैं एल्टन म्यो, हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा जॉर्ज एल्टन म्यो। जॉर्ज एल्टन म्यो ने अपनी थियरी दी थी ह्यूमन रिलेशन थियरी, या जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। हथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हथॉर्न प्लांट में हुआ था, जो कि शिकागो यूएसए में थी। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 1924 से 1932 तक चला। इसमें 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। पहला था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, दूसरा था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और फोर्थ था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो हथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये 4 एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें जॉर्ज एल्टन म्यो ने पाया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग पार्ट्स हैं, यानी वर्कर्स अपने आप इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं और ये ग्रुप्स उनके काम को इफेक्ट करते हैं, यानी वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जो ग्रुप होता है इसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। दूसरा इन्होंने पाया कि हर इनफॉर्मल ग्रुप का अपना एक इनफॉर्मल लीडर होता है जो कि अपने ग्रुप मेंबर्स की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। और कई बार इनफॉर्मल लीडर जो फॉर्मल लीडर है उस ऑर्गेनाइजेशन का उससे ज्यादा पावरफुल होता है। लोग अपने इनफॉर्मल लीडर की बात ज्यादा मानते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर। तो ग्रुप जो होगा वो लोगों के जो उस ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। प्लस व्हेन देयर इज एन इनफॉर्मल ग्रुप द एम्प्लॉइज क्रिएट एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल एंड द वर्कर्स प्रेफर एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन। एम्प्लॉय ओरिएंटेड सुपरविजन का मतलब है कि वर्कर को हर समय ऐसा नहीं चाहिए कि उनके सर पर कोई डंडा लेकर के खड़ा है और हमेशा उनको बता रहा है कि कब क्या उनको करना है, बल्कि उन्हें ऐसा सुपरवाइजर चाहिए जो उनके साथ मिलकर रहे, जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी नीड्स को समझे और उनकी मदद करे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनके साथ मिक्सअप हो और जेन्युइन कंसर्न दिखाए अपने जो एम्प्लॉइज है उनकी तरफ। तो ऐसे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी इंप्रूव होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल ग्रुप जो वर्क होता है एम्प्लॉइज के उसको बहुत इम्पैक्ट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। And also, the employees are not only motivated by monetary incentives but also by non-monetary incentives. They want to be felt important and useful in the organization. Next question है, dash is a relatively permanent change in a behavior that occurs as a result of experience.
ऑप्शंस हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, लर्निंग, मोटिवेशन या फिर स्किल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लर्निंग होगा। लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू बिहेवियर्स आर acquired. Plus, learning involves changes in the behavior by practicing the new behavior and the change is permanent. तो लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन बिहेवियर एंड द बिहेवियर इज रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। प्लस जो भी बिहेवियर में चेंज आ रहा है, द बिहेवियरल चेंज, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जो भी चेंज आता है बिहेवियर में वो प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस की वजह से आता है। प्लस जो ये प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस है इट मस्ट बी रीइंफोर्स्ड। रीइंफोर्समेंट एक मेथड या प्रोसेस है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से जो जो हम चेंज ला रहे हैं बिहेवियर में, जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो और स्ट्रेंथन होता है। Reinforcement can be anything which increases the strength of response because of which the behavior is repeated. अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको जो भी वो टारगेट उसको दिया गया है वो टारगेट अचीव करने पर अगर उसको बोनस मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वो और मेहनत करेगा और ज्यादा हार्ड वर्क करेगा ताकि जो टारगेट है वो उसको वापस से अचीव कर सके। So basically learning is change in the behavior which is relatively permanent in nature and requires reinforcement so that the behavior is repetited. अगर repetited होगा तभी वो रिटेंशन होगी उस बिहेवियर की, वरना फिर वो बिहेवियर डिसअपियर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कार्ड्स, when managers have mental ability to analyze, diagnose complex situations, they possess dash skills. ऑप्शंस हैं टेक्निकल, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कॉन्सेप्चुअल। तो रॉबर्ट कार्ड ये एक मैनेजमेंट थियरिस्ट थे एंड ही इज वेल नोन फॉर मैनेजरियल स्किल्स which is basically three skill approach which he has given in the year 1950. जो मैनेजरियल स्किल्स रॉबर्ट कार्ड्स ने दिए हैं वो तीन तरीके के हैं, टेक्निकल, इंटरपर्सनल यानी कि ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल, एंड these skills are needed at different levels of management. सबसे पहला है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क यूजिंग वेरियस मेथड्स, टेक्निक्स एंड tools. So technical skills basically means knowledge and ability of a manager to perform a specific job or a task using method, techniques and tools. इसमें क्या क्या आ सकता है, यानी कि कैसे किसी काम को करना है। इसमें आपका हो जाएगा नॉलेज ऑफ मशीन, मशीन की नॉलेज होना, अकाउंटिंग की नॉलेज होना। इसके अलावा मैनेजर के पास अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम होता है या सॉफ्टवेयर की यूज ज्यादा है, तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस की नॉलेज होना। जैसे कोई अकाउंटेंट है तो उसको पता होता है कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाएगी, या एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसको सॉफ्टवेयर की काफी नॉलेज होती है। किसी भी कंपनी में एक सुपरवाइजर जो होगा उसके पास ये टेक्निकल स्किल होनी जरूरी है, ताकि अगर कभी कोई मशीन खराब हो जाती है, काम नहीं करती या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, उस केस में जो ये मैनेजर है उसकी ये टेक्निकल स्किल हेल्प करती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और वर्कर को गाइड करने में। और टेक्निकल स्किल सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है दे मोस्टली डील विद द वर्कर्स एंड हैंडल डे टू डे ऑपरेशंस। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि ह्यूमन स्किल्स से रिलेटेड है, यानी एक पर्सन की, एक मैनेजर की एबिलिटी होना टू वर्क विद द पीपल, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना और मोटिवेट करना, understanding the people and motivating the people and maintaining good relations. तो ऐसे मैनेजर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए,
मोटिवेशन स्किल होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है ये उसको आना चाहिए। ये सारी स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं। जैसे एक मैनेजर एम्प्लॉइज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कैसे उसको रिजॉल्व करता है। एज अ गुड लीडर वो कैसे अपने वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। दिस इंटरपर्सनल स्किल इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। थर्ड है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब है द एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज, टेक डिसीजंस। यानी मेंटल एबिलिटी एक मैनेजर की कैसी है, मेंटल एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर कि कैसे वो अच्छा डीपली सोचता है, प्रॉब्लम्स को समझता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। ये जो स्किल है इट इज मेनली रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट बिकॉज द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, द पॉलिसी मेकिंग इट इज डन by the top level management. So conceptual clarity or conceptual skill is mainly required at the top level management. तो वापस से हम अगर क्वेश्चन को देखें तो when managers have mental ability to analyze and diagnose complex situations they possess which skills? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी होगा, conceptual skills. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following theory is proposed by Clayton L. Durfer? ऑप्शंस हैं थ्योरी एक्स एंड वाई, हायरार्की ऑफ नीड्स, ERG थियरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। क्लेटन एंड डर्फर ने दी है ERG थियरी यानी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। जो क्लेटन एंड डर्फर ने ये नीड्स दी हैं दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन नीड हायरार्की थियरीज। एक तरह से एक्सटेंशन है या बेटर वर्जन है ऑफ नीड हायरार्की थियरी जिसमें आपकी जो एग्जिस्टेंस नीड है इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। मेस्लो की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स किसका पार्ट हो जाएंगे? एग्जिस्टेंस का। रिलेटेडनेस नीड्स इसका पार्ट हो जाएंगी आपकी सोशल नीड्स और एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड्स, एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड्स। और थर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ आपका हो जाएगा इंटरनल इगोइस्टिक नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लेटन एल डर्फर एक साइकोलॉजिस्ट थे येल यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहली क्या हो गई ERG में एग्जिस्टेंस नीड, एग्जिस्टेंस मतलब फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है कि जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन की यानी रोटी कपड़ा मकान, खाना, साफ पानी, रहने के लिए घर, ये सारी चीजें क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बीइंग की। दूसरा होता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब है कि जो भी मेरी एग्जिस्टेंस नीड है यानी एक ह्यूमन बीइंग की जो भी एग्जिस्टेंस नीड है उसको वो नियर फ्यूचर में भी पूरा कर सके, आज भी पूरा हो सके और आने वाले समय में भी उस नीड को वो पूरा कर सके। तो ये दोनों एग्जिस्टेंस नीड का पार्ट है। दूसरा है आपका रिलेटेडनेस नीड जिसमें दो नीड्स की इन्होंने बात की है, सोशल और एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड। सोशल नीड का मतलब है डिजायर ऑफ डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के साथ बातचीत करना, वर्क प्लेस पे दोस्ती होना, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट होना, ये सभी क्या है सोशल नीड है। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स सो दे नीड टू इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड देम। Now the second part here is external egoistic need. Egoistic need का मतलब क्या होता है? Projecting oneself superior as compared to others. अपने आप को दूसरों से अलग, दूसरों से superior खाना, यानी self recognition कि चार लोगों की भीड़ में एक पर्सन डिफरेंट है। जैसे अगर कोई पर्सन है उसको किसी ग्रुप का लीडर बना दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट दिया गया और उसको उसका ग्रुप लीडर बना दिया जाए तो दैट पर्सन गेट्स अ रिकॉग्निशन, अ सुपीरियरिटी देन द अदर पीपल इन दैट ग्रुप। अब इस इगोइस्टिक नीड को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
एक एक्सटर्नल इगोइस्टिक है, दूसरी इंटरनल इगोइस्टिक है। रिलेटेडनेस नीड में इन्होंने एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड को रखा है। एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड का मतलब है कि नीड ऑफ अ पर्सन दैट अदर्स रिकॉग्नाइज हिम सुपीरियर इन कंपैरिजन टू अदर्स। दूसरे एक व्यक्ति को या दूसरे उस पर्सन को सुपीरियर समझे इन कंपैरिजन टू अदर्स। Other people recognize a person superior as compared to other people, that is external egoistic need, which is the part of relatedness need. नेक्स्ट है ग्रोथ नीड, जिसमें इंटरनल इगोइस्टिक नीड आती है। इंटरनल इगोइस्टिक नीड का मतलब है व्हेन अ पर्सन oneself feels superior as compared to other। जब हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं किसी और के कंपैरिजन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग क्या समझते हैं। अगर हमारी फीलिंग खुद की इंटरनल फीलिंग है कि हम दूसरे से सुपीरियर हैं, दैट इज इंटरनल इगोइस्टिक नीड। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है कि लोग क्या सोचते हैं, पर्सन उसके बारे में नहीं सोचता, बस वो अपनी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और एफर्ट्स लगाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पर एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि मैस्लो ने जैसे कहा था कि जो नीड है वो स्ट्रिक्टली हायरार्की में फॉलो की जाती है, यानी सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करेगा एक पर्सन, फिर सेफ्टी, तब सोशल, उसके बाद एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन एल्डरफर का मानना था कि ये हायरार्की में नीड्स नहीं चलती हैं। अगर एक पर्सन किसी एक लेवल की नीड पर है और अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो किसी और नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। जैसे अगर कोई सोशल नीड पर है, वो सोशल नीड उसकी पूरी नहीं हो पा रही है तो वो एस्टीम नीड या इगोइस्टिक नीड को पूरा करने के लिए भी आगे बढ़ सकता है। यानी स्ट्रिक्टली हायरार्की को फॉलो किया जाए और जब तक एक नीड पूरी ना हो तब तक व्यक्ति दूसरी नीड पर नहीं जाता है, जो मैस्लो ने कहा था, उसको क्लेटन एल्डरफर की थियरी नहीं मानती। दूसरा, मैस्लो का कहना था कि एक पर्सन जब एक हायर ऑर्डर नीड पर पहुंच जाता है तो फिर वो पीछे लोअर ऑर्डर नीड पर नहीं आता है, जबकि क्लेटन एल्डरफर का मानना था कि ऐसा नहीं है। अगर एक लेवल की नीड पूरी नहीं हो रही है और एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है तो वो उसी पर रुका नहीं रहेगा, वो लोअर लेवल की नीड पर भी वापस आ सकता है जहां पर उसको एक अच्छी फीलिंग होगी, यानी वो स्टेप डाउन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, people with which type of personality trait commonly make poor decisions because they make them too fast। ऑप्शंस हैं टाइप ए, टाइप बी, एक्सट्रोवर्ट या फिर एम्बीवर्ट। पर्सनालिटी का मतलब है पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन मींस इट्स हिज आउटर अपीयरेंस प्लस इनर ट्रेट्स with which he interacts with the different people in different situation। अब यहाँ पे हमसे बात किया जा रहा है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट का पर्सन होता है जो पुअर डिसीजंस लेता है क्योंकि वो डिसीजन जल्दी जल्दी में लेता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी का मतलब होता है ऐसे लोग जो टाइम कॉन्शियस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, ज्यादा वेट नहीं करना चाहते, अग्रेसिव होते हैं, दे आर अग्रेसिव इन नेचर, और रिलैक्स ज्यादा नहीं करते हैं। ये हमेशा मूव करते रहते हैं और नई नई चीजें साइमल्टेनियसली ट्राई करते रहते हैं और खाली समय को ये इंजॉय नहीं करते। दे वर्क अंडर मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क एंड दे प्रेफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इनका ज्यादा फोकस किस पे होता है? क्वांटिटी पर होता है, ना कि क्वालिटी पर। These people are not creative and they work under time pressure। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं और डिसीजंस जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि ये टाइम प्रेशर के अंडर में होते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको दिया है टाइप बी, जो टाइप
टाइप ए का ठीक अपोजिट होता है। ये क्या होते हैं, ये हरी में नहीं रहते हैं, ये जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, बहुत सोच समझ के आराम से डिसीजंस लेते हैं, ये क्वालिटी पे फोकस करते हैं, दे फोकस मोर ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क rather देन क्वांटिटी ऑफ वर्क। ये आराम से समय लेकर के जितना अच्छा हो सकता है उससे उस तरीके से काम करते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं, ये स्ट्रेस कम लेते हैं और अपने समय को, जो खाली समय होता है उसको एंजॉय करते हैं ताकि अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो टर्म दिया है वो एक्सट्रोवर्ट दिया है। एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का मतलब है वो लोग जो शाय होते हैं, बहुत शांत रहते हैं, लोगों के साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। वहीं वो पीस लविंग होते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते, अकेले रहना पसंद करते हैं। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स उनके ठीक अपोजिट होते हैं, जो आउटस्पोकन होते हैं, ओपन होते हैं, लाइवली होते हैं, अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीना चाहते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो एक पर्सनालिटी हो गई इंट्रोवर्ट, दूसरी हो गई एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसका बैलेंस होता है पर्सनालिटी में, बैलेंस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। जैसा सिचुएशन होगा, जैसा समय होगा, वैसा ही अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ टाइप ए है। टाइप ए पर्सनालिटी ट्रेट के लोग जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं, इसीलिए कई बार गलत डिसीजंस या खराब डिसीजंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which dimension of big five personality traits represent artistically sensitive, refined, etc. ऑप्शंस हैं कल्चर, इमोशनल स्टेबिलिटी, कंसेंशियसनेस या फिर एक्सट्रोवर्जन। तो यहाँ पे बात हो रही है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की। ये जो टर्म है ये दिया है लेविस गोल्डबर्ग ने इन द ईयर 1985। 5 ट्रेट्स की बात हो रही है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ओशन। O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसेंशियसनेस, E एक्सट्रोवर्जन, A अग्रीएबलनेस, N है न्यूरोटिसिज्म। पहला है ओपननेस। पुराने टाइम में इसको एज अ कल्चर ट्रीट किया जाता था, यानी कल्चर माना जाता था, हिस्टोरिकल टाइम्स में इसको एज अ कल्चर बोला जाता था। जो ओपननेस है ये ट्रेट है एक पर्सन की बीइंग आर्टिस्टिकली सेंसिटिव। जब कोई पर्सन आर्टिस्टिक होता है या सेंसिटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, यानी जो क्रिएटिव है और नए नए आइडियाज को ढूंढता है, दिस ट्रेट इज ओपननेस। सेकेंड है कंसेंशियसनेस, ये मेजर करता है सेल्फ कंट्रोल को। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्जन, मेजर करता है एक पर्सन की बोल्डनेस को, उसकी एनर्जी को, वो कितना इंटरैक्टिव है इसको। फिर है एग्रीएबलनेस, मतलब कोई एक व्यक्ति जो है ये मेजर करता है एक पर्सन की काइंडनेस को, कितना वो हेल्पफुल है, कितना कोऑपरेट करता है, इसको मेजर करता है। और न्यूरोटिसिज्म का मतलब है ये मेजर करता है पर्सन की डिप्रेशन, या वो कितना जल्दी इरिटेट हो जाता है, कितना ज्यादा चांसेस है उस व्यक्ति को एंजाइटी होने की, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है उस पर्सन में। तो ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा था which dimension of big 5 personality traits represent artistically sensitive, refined, etc. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कल्चर हो जाएगा, ए। ये ओपननेस को पहले कल्चर ट्रीट किया जाता था, जिसका मतलब आर्टिस्टिक और सेंसिटिव होना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा, कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्लो ग्रुप्ड द 5 नीड्स इनटू 2 कैटेगरीज। ऑप्शंस हैं हायर ऑर्डर नीड्स, लोअर ऑर्डर नीड्स, सुप्रीम नीड्स एंड लोकल नीड्स, सेल्फ नीड्स एंड अदर नीड्स, लग्जरियस नीड्स एंड कंफर्ट नीड्स। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ होगा ए। मेस्लो ने जो अपनी 5 नीड्स बताई है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हायर ऑर्डर नीड्स और लोअर ऑर्डर नीड्स। तो मेस्लो ने जो 5 नीड्स दी हैं उसमें से
फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी आपकी लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, वहीं सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी हायर ऑर्डर नीड्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस हैं एल्टन म्यो, हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर या फिर मैक्स वेबर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी होगा। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल या थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थियोरी ये दिया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर भी एक क्लासिकल थियरिस्ट थे। ही वाज अ जर्मन सोशल साइंटिस्ट जिनको हम फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के जो फीचर्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं वो है, पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। एज पर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल the work should be divided into smaller parts and assigned to a particular person depending upon the specialization of that person. एक व्यक्ति जिस चीज में स्पेशलाइज है, वर्क को पहले टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और स्पेशलाइज व्यक्ति को उसको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की। टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। हायर लेवल पर कौन हो गया, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया जो कि पॉलिसीज बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा जो इंश्योर करेगा कि जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो आगे प्रॉपरली फॉलो की जाए। और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होगा वो जो वर्कर्स होगा उनसे इंटरैक्ट करेगा और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसी है उसको अप्लाई करेगा। जो कम्युनिकेशन होगा वो भी इस हायरार्की में ही फॉलो किया जाएगा। देयर विल बी नो ब्रेक इन दैट कम्युनिकेशन। थर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे एंड दे नीड टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर कोई डिसोबे करता है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सनल लाइकिंग नहीं होगी, कोई डिसलाइकिंग या इमोशंस नहीं होंगे, रैशनल डिसीजंस लिए जाएंगे, इम्पार्शियल होंगे, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ पर्सोनल सर्विस, यानी कि जिन भी लोगों को रखा जाएगा वो परमानेंट बेसिस पे रखा जाएगा। प्रॉपर सिलेक्शन करके, एक अच्छी प्रॉपर प्रोसेस से सिलेक्शन करके उनको जिन भी लोगों को रखा जाएगा उनको परमानेंट जॉब पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल रिकॉर्ड। हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाएगा, फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड होगा और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रॉपर फाइलिंग करके अच्छे से रखा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, लेटर हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो उसको सिस्टमैटिकली और प्रॉपरली फाइलिंग करके फॉर्मली रखा जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के। क्वेश्चन है, डैश थियरी बिलीव्स दैट एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क। ऑप्शंस हैं एक्स थियरी, वाई थियरी, जेड थियरी या फिर एम थियरी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए, एक्स थियरी। एक्स और वाई दोनों थियरीज दी है आपको डगलस मैकग्रेगर ने और जेड थियरी दिया है आपको विलियम जी आउची ने। एक्स थियरी एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, वहीं वाई थियरी इसका ठीक अपोजिट है, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। एक्स थियरी क्या है, जो पुराने क्लासिकल थिंकर्स हैं उनकी थिंकिंग पर बेस्ड है, जिसमें ये माना जाता था कि मनी इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, अथॉरिटी सेंट्रलाइज होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए। तो एक्स थियरी का जो अजम्पशन है वो ये रहा है कि एम्प्लॉय बाय नेचर आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, एंड दे डू नॉट विल टू वर्क। दैट मींस दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, दे अवॉइड द वर्क, यानी दे नीड क्लोज सुपरविजन। अगर उनको क्लोज सुपरवाइज नहीं किया जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे, सो दे रिक्वायर क्लोज सुपरविजन।
दे आर मोर फोकस्ड ऑन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एम्बिशियस नहीं होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं और चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। ये सभी अजम्पशंस थियरी एक्स के हैं। वहीं इसकी ठीक अपोजिट पॉजिटिव थियरी है थियरी वाई, जो कि थियरी एक्स को क्रिटिसाइज करने के बाद आई, जो मानती है कि एम्प्लॉय बाय नेचर लेजी नहीं होते हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, क्लोज सुपरविजन या स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं चाहते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोचते हैं, एंड दे एक्सेप्ट द चेंजेस एंड दे रिक्वायर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर मोटिवेटिंग देम। तो एक्स थियरी की जो असम्पशंस थे वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात करते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, वहीं वाई थियरी जो है वो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की बात करती है। और जेड थियरी जो कि विलियम जी आउची ने दी है, फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिलेशंस पे, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रिलेशन पे, यानी लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट देना स्टाफ को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करें। बार बार अगर आप लोगों को हटाएंगे तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पे इसमें फोकस किया गया। इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन पर फोकस किया गया कि जो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन होगी वो स्लो होनी चाहिए, ट्रेनिंग पे फोकस ज्यादा होना चाहिए और उस अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग है वो जॉइंट होना चाहिए। जेड थियरी के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग है वो जॉइंट होना चाहिए, एम्प्लॉइज से पूछ करके डिसीजंस लिए जाने चाहिए। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल पे जेड थियरी फोकस करती है, दैट एम्प्लॉइज को बार बार सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पर फोकस करता है जेड थियरी, यानी एम्प्लॉइज के साथ एक इनफॉर्मल या अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे और बेहतर वर्क कर सके। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो जेड थियरी में हैं। और एम थियरी कोई मोटिवेशन की थियरी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन ए है एक्स थियरी, जो बिलीव करती है कि एम्प्लॉय लेजी होते हैं और वो अपने काम को पसंद नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।